इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटी जीके के प्रश्न। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में यानी 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। दलों मतलब जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तो कितने दल हैं? 8 हैं। कौन कौन से? पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तीसरा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अगली पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, अगली पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी, और लास्ट में है भारतीय जनता पार्टी। यानी ये सभी क्या है? हमारे भारत देश में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? तो उत्तर है हंसिया और बाली है। अगला प्रश्न है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो घड़ी है। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर है हाथी है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट के नाम से भी जानी जाती है का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर है हंसिया, हथौड़ा और तारा है। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो उत्तर है 4 बार गठन हो चुका है। सन है, पहला है 1952 में, फिर दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में तथा चौथी बार 2002 में हो चुका है। अगला प्रश्न है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? तो उत्तर है 2026 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो उत्तर है 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर है 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो उत्तर है संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं तथा 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो उत्तर है लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 89 में मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 110 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 123 में मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो उत्तर है अनुच्छेद 148 के तहत। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 111 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 200 में किया गया है। अगला प्रश्न है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 214 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 233 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 245 के तहत। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर अनुच्छेद 275 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 315 में मिलता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 326 में किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 330 में किया गया है। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 331 में किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 332 में किया गया है।
अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 333 में किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 335 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 338 में किया गया है। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 338 के का में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? तो अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 89 में मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। अगला प्रश्न है, अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर है मोरारजी देसाई। इनकी उम्र 80 वर्ष की आयु में बने थे। अगला प्रश्न है, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला था? तो उत्तर है डी आइजन हॉवर 1959 में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? तो उत्तर है दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो उत्तर है छठा संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो उत्तर है सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो उत्तर है 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एंड दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो उत्तर है 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो उत्तर है 13वां संवैधानिक संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव तथा पुदुचेरी में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई? तो उत्तर है 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो उत्तर है 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? तो उत्तर है 1963 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य को जोड़ा गया? तो उत्तर है 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया? तो उत्तर है 1966 के तहत। अगला प्रश्न है, 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारियों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? तो उत्तर है 19वां संवैधानिक संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो उत्तर है 22वां संवैधानिक संशोधन 1969 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो उत्तर है 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के तहत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो उत्तर है 1971 ईस्वी के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो उत्तर है 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 के तहत। नोट है, इसी संशोधन यानी 31वां संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो उत्तर है 36वां
संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो उत्तर 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? तो उत्तर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के का के अंतर्गत जोड़ा गया? तो उत्तर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो उत्तर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो उत्तर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? तो उत्तर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? तो उत्तर है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? तो उत्तर है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? तो उत्तर है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो उत्तर है 53वां संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? तो उत्तर है 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो उत्तर है 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के तहत। अगला प्रश्न है, 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो उत्तर है 69वां संविधान संशोधन करके। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो उत्तर है 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 के तहत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? तो उत्तर है 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? तो उत्तर है 2003 के तहत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? तो उत्तर है 2003 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया? तो उत्तर है 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत। अगला प्रश्न है, 99वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो उत्तर है 2014 में। इस संशोधन मतलब 2014 के संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? तो उत्तर है 100वां संवैधानिक संशोधन 2015 के 15 में। नोट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो आगे चलकर भारतीय संविधान का विकास का सीढ़ी बना। एक नज़र उन सभी महत्वपूर्ण एक्ट और कानून व्यवस्था पर डालते हैं। तो प्रश्न है, कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो उत्तर है 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहां पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो उत्तर है कोलकाता में किया गया। अगला प्रश्न है, 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तर है सर एलिजा इम्पे थे। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? तो उत्तर है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? तो उत्तर है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो उत्तर है 1784
में। अगला प्रश्न है कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? तो उत्तर है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो उत्तर है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो उत्तर है 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? तो उत्तर है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के काल में। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? तो उत्तर है 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तर है 1919 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो उत्तर है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम से। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदायों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे? तो उत्तर है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? तो उत्तर है 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? तो उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अगला प्रश्न है पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो उत्तर है 26 फरवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो उत्तर है 1971 ईस्वी के तहत। अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 19 के का में मिलता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो उत्तर है अनुच्छेद 15 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 18 में किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है भाग 13 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है भाग 10 में किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? तो उत्तर है वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात यानी पहले भारत में हुआ हो, वह भारत का नागरिक हो सकता है। अगला प्रश्न है माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो उत्तर है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1900 के तहत। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता यानी काम नहीं करवाया जा सकता? तो उत्तर है अनुच्छेद 24 के तहत।